प्यारे बच्चों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के पाठ 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। परमाणु की संरचना, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि परमाणु क्या होता है, और उसे समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए, पदार्थ यानी सब्सटेंस, हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है तथा जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। हमारे परिवेश में यानी हमारे आसपास आप देखिए, आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, मेज़, कुर्सी, खिड़की, दरवाज़ा, ईंटा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी चीज़ें ना। हाँ, कंकड़ पत्थर, तो ये सब किस में आ जाता है? ये सब पदार्थ में आ जाता है। ठीक है, तो हर वो चीज़, अब ये सारी चीज़ें हम कहीं भी रखेंगे। जैसे ही देखिए, हमारे हाथ में डस्टर है, इसको हमने यहाँ पे रखा, मेज पर रख दिया, तो ये इसने इतनी जगह को घेर लिया है और इसमें भार भी होता है, और हम इसको अपनी ज्ञानेंद्रियों से यानी स्पर्श से महसूस भी कर लेते हैं। तो हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, वो सभी पदार्थ की 3 अवस्थाओं के रूप में देखे जा सकते हैं। पहली अवस्था है ठोस के रूप में, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो बड़े आसान तरीके से पहले हम समझ लेते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या होता है। तो देखिए, ठोस का मतलब क्या है? जो चीज़ बहुत घनी हो, जिसको हम पीट ना सकते हो, दबा ना सकते हो, जिसको मारने से चोट का एहसास हो, दर्द हो। ठीक है, मारने से आपको चोट लगे। और द्रव क्या होता है? ठोस की तुलना में द्रव समथिंग सॉफ्ट होता है, और द्रव के अंदर एक गुण होता है बहने का। ठोस पदार्थ को हम कहीं भी रख देंगे, वो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, लेकिन द्रव को हम कहीं भी गिराते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहना शुरू कर देता है। उसी तरह से गैस हम लोग अपने आसपास देखते ही हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये गैसीय अवस्था है। जैसे आपके पास देखिए, अगल बगल सब जगह हवा है, तो ये हवा एक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, तो ये भी एक गैस है। तो हमारे आसपास ठोस, द्रव और गैस पदार्थों की भरमार होती है। ठीक है, जैसे ठोस पदार्थों की अगर हम बात करें तो डस्टर, मेज, कुर्सी, ठीक है, नलका, ये सभी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सब ठोस है। चौक है, ये भी ठोस है। द्रव पदार्थ में सॉरी, आपके पास देखिए पानी की बोतल है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी को आप गिराइए, देखिए पानी एक जगह से दूसरी जगह पे बह जाता है। ये द्रव पदार्थ हो गया। द्रव पदार्थ में और क्या क्या उदाहरण होंगे बताइए? हाँ, तेल, ठीक है, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? दूध, ठीक, दूध भी है द्रव पदार्थ। इसके अलावा हमारे शरीर में भी एक द्रव पाया जाता है, रक्त, खून भी एक प्रकार का द्रव है, जो शरीर से बाहर आता है या ज़मीन पे गिरता है तो बहता है। तीसरा है गैस। तो कुछ गैस पदार्थों के भी नाम बता दीजिए। गैस पदार्थ कौन कौन से हैं? हवा हो गई, हवा तो ठीक है। इसके अलावा धुआं, ठीक है, वेरी गुड। और भाप की गैस, ठीक है, भाप भी गैस में हम लेंगे उसको। और कोई गैस बताइए? गाड़ी की निकलने वाला धुआं, ठीक है, वो धुएं में आ जाता है। तो गैसीय पदार्थ, हाँ, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ये सभी क्या हैं? गैसें हैं। तो हम गैसों को देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आसपास हम हवा को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको हवा को महसूस करना है तो सब लोग कस के सांस लीजिए और मुंह नाक बंद कर लीजिए, जब तक हम नहीं कहेंगे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे मुंह में, नाक में और फेफड़ों में हवा भर जाती है, और एक समय बाद उसे हमें छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, श्वसन क्रिया के अंतर्गत। चलिए,
तो ये तो पदार्थों के बारे में हो गया। अब ये सारे के सारे पदार्थों का एक एक उदाहरण लेके परमाणु की संरचना को समझते हैं। तो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया, सबसे पहला कोक यानी कोयले का उदाहरण, दूसरा है पानी और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कोक का प्रतीक चिन्ह C है, पानी को H2O सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए कोक यानी कोयले को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जाएं तो ये कोयले के पाउडर में बदल जाएगा। पाउडर का सबसे छोटा पार्टिकल हम ले लें तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, कार्बन ही कहलाएगा। अब आप उसको तोड़ते जाइए, कभी ना कभी एक ऐसी अवस्था आएगी जो सूक्ष्मतम होगी, सबसे छोटी अवस्था होगी, जिसको हम फिर से विभाजित नहीं कर पाएंगे, अविभाज्य। और क्रियाशील का मतलब जो तुरंत रिएक्शन करना चाहेगा, क्रिया करना चाहेगा। पदार्थ की इसी सबसे सूक्ष्मतम, अविभाज्य और क्रियाशील अवस्था को परमाणु कहते हैं। ठीक है। अब जरा हम पानी का उदाहरण ले लेते हैं। तो चूँकि पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला हुआ है। तो हमने पानी की 1 बूंद लिया, फिर उस 1 बूंद को भी स्प्लिट कर दिया, तो जो सबसे छोटी बूंद है उसको हमने लिया। अब उसको भी आप सोचते जाइए, इमेजिन करिए। देखिए परमाणु की अवस्था एक काल्पनिक अवस्था है, ये आपको दिखाई नहीं देता है, आँखों से दिखाई नहीं देता है, चाहे परमाणु हो या अणु हो। ठीक। तो सोचते जाइए, सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटा कण जो फिर से दोबारा डिवाइड ना हो पाए, विभाजित ना हो पाए, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने वाटर लिया है ना, तो वाटर का सूत्र क्या है, H2O। तो इसका सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होगा, एक अणु होगा, H2O ही होगा। अब इस H2O को अगर हम अलग करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये 3 परमाणु हैं। फिलहाल मॉलिक्यूल तो इसकी जो सूक्ष्मतम इकाई है वो तो मॉलिक्यूल होगी, लेकिन वो बनी किसकी है, परमाणुओं से। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होती है उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु या अणु होती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे छोटा अविभाज्य कण होगा वो भी क्या होगा, CO2 ही तो होगा। तो अभी CO2 में 1 कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो CO2 को परमाणुओं में हम विभाजित करेंगे तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। तो फाइनली CO2 जब अलग करेंगे तब होगा। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे छोटा कण क्या होगा, CO2 का मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो एटम या परमाणु होता है। तो ध्यान रखेंगे, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एटम और परमाणु के अलावा किसी और चीज़ से बनी हुई। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब थोड़ा सा परमाणु को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए परमाणु, जिसको अंग्रेजी में हम एटम कहते हैं, किसी भी तत्व अथवा पदार्थ की सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी, अविभाज्य जिसको विभाजित ना किया सके, तथा क्रियाशील कण को परमाणु कहते हैं। अब देखिए क्रियाशील का मतलब क्या है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ये तुरंत किसी दूसरे परमाणु से रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके स्थायी अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये परमाणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और अणु क्या बनाते हैं, पदार्थ शुद्ध अशुद्ध दोनों तरह के होते हैं। तो पदार्थों में जैसे तत्व हो गया, यौगिक हो गया, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तत्व और यौगिक ये दोनों शुद्ध पदार्थ हैं। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। और पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या हो गई, परमाणु हो गई। ठीक है। अब जरा तत्व को समझ लेते हैं, तत्व क्या होता है। तो तत्व को समझने के लिए ये देखिए हमारे हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा ना, चौक का टुकड़ा है। हम मान लेते हैं कि ये एक लोहे का टुकड़ा है या किसी धातु का टुकड़ा है। अब इस टुकड़े को आप कल्पना करिए कि हमने इसको पाउडर में बदल लिया, जबकि आप धातु को पाउडर में तो बदल नहीं सकते हैं, उसको केवल पीट सकते हैं, पीट के फैला सकते हैं, तार बना सकते हैं, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, पाउडर में नहीं बदल सकते। बट आप इमेजिन करिए इसको हमने छोटे छोटे पाउडर में बदल दिया और पाउडर का सबसे छोटा कण, जैसे लोहे का बुरादा होता है ना,
राधे का सबसे छोटा कर लीजिए, फिर सोचिए इसको और छोटा और छोटा और छोटा करते जाइए, तो कभी न कभी वो अवस्था आएगी जब वो विभाजित नहीं होगा। तो वो जो सबसे छोटा कोण होगा वो क्या होगा, वो भी तो Fe ही होगा, आयरन का प्रतीक, बोलिए, वो भी तो लोहा ही होगा ना। तो यानी ये जो तत्व होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उसमें। सब लोहा है तो सब लोहे के परमाणु होंगे, एल्युमिनियम है तो सब एल्युमिनियम के परमाणु हैं। देखिए लोहा लगा ना खिड़की में। अतः तत्व तथा उसके परमाणु का प्रतीक चिन्ह समान होता है। तो हम तत्व का भी वही प्रतीक चिन्ह लिखेंगे और उसके परमाणु के लिए भी उसी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कुल तत्वों की संख्या 119 होती है। अब जरा यहाँ पर हम 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का प्रतीक चिन्ह और उनका नाम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्रमांक, परमाणु का प्रतीक और परमाणु का नाम। देखिए परमाणु या तत्व दोनों का प्रतीक चिन्ह सेम रहेगा, ठीक है। और ये इसकी क्रम संख्या, किस क्रम में इसको रखा गया है, इधर इसका हम नाम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला परमाणु जो है वो H है और H को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, यानी इसको किस क्रम में पढ़ा जाता है, तो नंबर 1 पे इसको पढ़ा जाता है। अब ये क्रम क्या होता है, तो वैसे मैं बताऊंगा आगे एक वीडियो में आपको कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। ये एक्चुअली प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। ये बातें हम आगे आपको वीडियो में समझाएंगे। दूसरा जो क्रमांक है उस पर हीलियम है। हीलियम एक गैस है। नंबर 3 पर लिथियम धातु आती है और नंबर 4, क्रमांक 4 पर बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल या प्रतीक क्या है, Be, ठीक है। नंबर 5 पे देखिए, नंबर 5 पे है बोरान, बोरान। नंबर 6 पे कार्बन। कार्बन तो आप सभी जानते हैं, कार्बन आपने देखा है ना। देखिए गाड़ियों में जो काला काला धुआं निकलता है, होता है ना। नंबर 7 पे देखिए नाइट्रोजन, N। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन के परमाणु को N से, ऑक्सीजन के परमाणु को O से, F फ्लोरीन के परमाणु को F से, नियॉन Ne, क्या नाम है इसका, Ne, नियॉन के परमाणु को Ne से, सोडियम के परमाणु को Na से। परमाणु क्रमांक कितना है, 11, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है, 11। देखिए इसके लिए परमाणु क्रमांक बहुत महत्वपूर्ण है, इसका महत्व तो आपको आगे समझ में आएगा। नंबर 12 पे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नंबर 13 पे आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बर्तन देखे हैं ना आपने। नंबर 14 पे आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन। नंबर 15 पे फास्फोरस। नंबर 16 पे सल्फर। नंबर 17 पे क्लोरीन, ठीक है। और नंबर 18 पे आर्गन, नंबर 18 के आर्गन आता है। नंबर 18 पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 18 आर्गन। नंबर 19 पे पोटेशियम। नंबर 20 पर कैल्शियम। कैल्शियम का नाम सुना है ना आपने, हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, दूध में कैल्शियम पाया जाता है। नंबर 26, देखिए 20 के बाद हमने 26 लिया है, क्योंकि आपको 20 तक तो याद करने हैं, 1 से लेके 20 तक आपको तैयार करने हैं, इनके नाम भूलना नहीं है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक हम आपको बता देते हैं, इसकी ज़रूरत भी हमको पड़ती है। 26 नंबर पर होता है आयरन, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Fe। 29 नंबर पर होता है कॉपर, तांबा, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Cu। 30 नंबर क्रमांक पे परमाणु क्रमांक होता है जिंक का, जिंक यानी जस्ता, ठीक है, जिंक यानी जस्ता। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, Zn। और 47 नंबर पर होता है सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। आप सभी लोग जानते हैं सिल्वर के बारे में, चांदी। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Ag, ठीक है। और अगला जो तत्व है वो क्या है, 79 नंबर गोल्ड। 79 नंबर पे क्या होता है, गोल्ड। प्रतीक चिन्ह Au। आपको पता है कि टोटल संख्या कितनी है, 119। लगभग एलिमेंट्स कितने हैं, 119। तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम और प्रतीक चिन्ह
तो एलिमेंट कह लें या परमाणु, दोनों का नाम और प्रतीक चिन्ह सेम रहेगा। तो इसी तरह से आपको याद करना है। अब याद करने का एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि कक्षा रोल नंबर 1 से लेके 20 तक के बच्चे अपना नाम के बच्चों का नाम हम रख देते हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम, नंबर 4 बेरिलियम, ठीक है, नंबर 19 पोटेशियम, नंबर 20 कैल्शियम। तो जो 20 तक रोल नंबर तक के बच्चे हैं वो अपना नाम ये रख लें, और जब आपस में आप एक दूसरे को इस तरह से बुलाएंगे तो आपका खेल भी हो जाएगा, एक्टिविटी भी हो जाएगी, और आपको इन तत्वों का परमाणु क्रमांक नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब परमाणुओं को हमने समझ लिया। परमाणु क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी सूक्ष्मतम, अविभाज्य और क्रियाशील, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमाणु कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने परमाणु लिया। ये जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं तो मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पे H+H, 2 हाइड्रोजन जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? H2। अब ये H2 क्या है? ये H2 परमाणु नहीं है, H2 एक अणु है, और इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से देखिए H+H+O क्या बना रहा है? H2O। तो H2O क्या है? ये एक अणु है, परमाणु नहीं है। परमाणु कौन कौन से हैं इसमें? 2 हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन के हैं। तो जो 2 हाइड्रोजन के हैं उसके नीचे हम 2 लिख देते हैं, H2, और फिर एक O, H2O। और ये पानी का अणु सूत्र होता है, रासायनिक फार्मूला, पानी का रासायनिक फार्मूला। तो आज से याद रखिए, पानी क्या है? H2O। अब पानी के लिए आप क्या कहेंगे कि हमको पानी पीने नहीं, H2O पीने जाना है। ठीक है, चलिए क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के 2 परमाणु को लिया तो क्या बना? क्लोरीन गैस, Cl2। एक H और एक Cl ले लिया तो हमको एक अणु मिल गया HCl, जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। Na और Cl यानी सोडियम और क्लोरीन का एक एक परमाणु लिया तो NaCl बन गया। और NaCl जो नमक हम खाते हैं ना, कितने लोग नमक खाते हैं? सब लोग खाते हैं ना? ठीक है, हाथ उठाइए। हाँ, गुड। तो नमक का ये क्या है? ये नमक का सूत्र है। तो कोई आपसे पूछे कि नमक का सूत्र क्या है तो आप क्या बताएंगे? NaCl। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, C+O+O। ये एक कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? CO2। और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया परमाणु क्या है और परमाणु से अणु कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब ये जो परमाणु अभी हम लोगों ने इतनी देर बहस किया, परमाणु के बारे में आपको बताया, इस परमाणु की खोज किसने की थी? इस परमाणु को किसने बताया था सबसे पहले? ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसकी खोज जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने किया था, और इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई, जिसको परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, पहले तो लोग कल्पना करते थे कि परमाणु ऐसा होगा, परमाणु वैसा होगा, लेकिन बाद में प्रयोगों के द्वारा कुछ तथ्यों पर इन्होंने रोशनी डाली और परमाणु की कुछ मुख्य बातें बताई, जिसमें नंबर 1 देखिए, पदार्थ या तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी ये है परमाणु के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो इसे बना सकते हैं ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी जो सृष्टि में है उतना ही बना रहेगा। परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। जैसे एक ही तत्व, हमने आपको लोहे का उदाहरण बताया था कि लोहे के सारे परमाणु जो होंगे वो लोहे के ही होंगे, लेकिन अगर लोहा और एल्युमिनियम का हम ले लें 2 टुकड़ा, तो एल्युमिनियम के परमाणु एल्युमिनियम के गुणों को प्रदर्शित करेंगे और लोहे के परमाणु लोहे के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दूसरे तत्व के परमाणु जो होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्रियाशील होते हैं। तुरंत क्रिया करके वो क्या करते हैं? स्थायी होना चाहते हैं। तो स्थायी होने के लिए वो क्रिया करते हैं, और ये क्रिया कैसे करते हैं? सरल अनुपात में करते हैं। सरल अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं करेंगे, 1-2 के अनुपात में, 2-4 के अनुपात में, सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं या क्रिया
करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमको ये जानकारी थी कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होता है, बंटता नहीं है, विभाजित नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ कणों की खोज हुई जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम परमाणु के मूलभूत कण कहते हैं। तो बाद में ये कहा जाने लगा कि परमाणु भी विभाजित होता है, लेकिन वो परमाणु का विभाजन नहीं है, बल्कि परमाणु जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों के नाम हैं। इन कणों को हम मूलभूत कण कहते हैं। इन कणों के नाम क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी बहुत से कण पाए जाते हैं नाभिक में और परमाणु के अंदर, लेकिन हम उन कणों की चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। जो हमारे मूलभूत कण हैं उनकी बात करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, यानी इस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 AMU या 1 ग्राम, 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। अब आप सोचिए 1/1837वां, 1837वां भाग, 1 को 1837 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.0000 क्योंकि समथिंग बहुत छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरा परमाणु हमारा है प्रोटॉन। दूसरा मूलभूत कण क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, और नाम याद रखने की भी ध्यान रखिए, P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव चार्ज, P से प्रोटॉन, P से प्लस चार्ज। तो प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो कभी गलती नहीं होगी, प्रोटॉन P फॉर प्लस। ठीक है, और इसका द्रव्यमान यानी इसका जो मास होता है, भार होता है, वो हाइड्रोजन के बराबर होता है। तीसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, अब इन तीनों मूलभूत कणों और इनके खोजकर्ता को एक छोटे से फार्मूले से हम याद कर सकते हैं। हालांकि फार्मूला क्या है, बहुत पुराना प्रचलित है, सभी जो हमारे बच्चे तो सभी नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चे इस चीज़ को जान लें। इस फार्मूले को हम कहते हैं ईंट पर नाच। ईंट पर नाच फार्मूला था, ईंट पर नाच। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है प्रोटॉन की डिस्कवरी को लेकर। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इसी तरह से पी से प्रोटॉन, पर की जगह पर हमने पग किया हुआ है, पीजी। पी से प्रोटॉन, जी से गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। एक्चुअली में प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों वैज्ञानिकों का नाम आता है। तो चूंकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने स्पेशली इसका नाम जो था वो रदरफोर्ड ने रखा था, लेकिन खोजकर्ता के रूप में गोल्डस्टीन का नाम जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर दोनों नाम हो, दोनों नाम में आपको चुनना हो तो आप गोल्डस्टीन को चुनेंगे, और अगर केवल रदरफोर्ड दिया हो तो रदरफोर्ड को चुनेंगे। फिलहाल आप याद रखिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी, खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। इसी तरह से न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। तो इस फार्मूले से हम ये याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने खोजा, प्रोटॉन किसने खोजा और न्यूट्रॉन किसने खोजा। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, देखिए इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई पर ये निगेटिव चार्ज हो गया, पी पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये एक उदासीन कण होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर होने के बाद कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, बहुत से वैज्ञानिकों ने ये सोचना शुरू किया कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, और उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत से प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए, जिसको हम परमाणु मॉडल कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला मॉडल जो था
वो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है जिसे हम तरबूज मॉडल कहते हैं, क्योंकि इन्होंने तरबूज का ही एग्जाम्पल लेके परमाणु की संरचना को समझाया था। इन्होंने ये बताया कि अगर किसी तरबूज को बीज से काट दिया जाए, ठीक है, बीज से काट देंगे तो तरबूज हमको कुछ ऐसा दिखेगा ना तरबूज। अब इस तरबूज में ये देखिए बीज धसे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है वो इस कटे हुए तरबूज की तरह गोलाकार होता है, जिसमें बीजों की तरह इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, सीड्स की तरह बीज की तरह इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और ये जितना लाल गूदा होता है, रेड मास होता है, इस पूरे रेड मास में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है। तो लाल वाला सारा मास क्या है, प्रोटॉन है, और बीज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं, संतुलित किए रहते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी परमाणु होते हैं वो मूल रूप से उदासीन होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी ऋण आवेश और धन आवेश बराबर होता है। तो जब ऋण और धन आवेश बराबर होगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं या उसको संतुलित कर लेते हैं। तो इनके मॉडल का ये प्लस पॉइंट रहा है कि इन्होंने ये फाइनल किया, ये बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी परमाणु पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सारा धनावेश और सारा ऋण आवेश एक दूसरे को संतुलित कर लेता है, इसलिए नेट आवेश उस पर नहीं होता है, ठीक है। परंतु बहुत से प्रयोगों में ये देखा गया कि परमाणु का जो इन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि गोलाकार होता है और लाल मास जिस तरह से तरबूजे का लाल गूदा प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह के एक्सपेरिमेंटों में पाया, प्रयोगों में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पाया गया, इसलिए इनकी थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। इनकी थ्योरी को रिजेक्ट का मतलब है कि इनकी थ्योरी को मान्यता नहीं दी गई, लेकिन इनके एक पॉइंट को पूरी मान्यता दी गई। और वो पॉइंट क्या था कि इन्होंने जो बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन है, ये सभी वैज्ञानिकों ने माना। अगली थ्योरी जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विन्यास को लेकर थी, उसके व्यवस्था को लेकर थी, वो है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल, इसका नाम नाभिकीय मॉडल इसलिए पड़ा क्योंकि जिस तरह से नाभिकीय मॉडल या इसको सोलर मॉडल भी कहा जाता है, सोलर मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल क्यों कहा जाता है इसको, नाभिकीय मॉडल और प्लस सोलर सिस्टम मॉडल। तो देखिए इसको नाभिकीय मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम मतलब क्या हुआ, सोलर सिस्टम मीन्स जैसे सूर्य एक तारा है ना, तो सूर्य के चारों ओर हमारे प्लैनेट्स जितने भी उपग्रह हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति गुरु वीनस, ये सब क्या इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने भी यही बात कही, इन्होंने भी ये कहा कि परमाणु में भी एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये कैसे है ये बाद में आपको प्रूव हो जाएगा, फिलहाल अभी इसको समझ लेते हैं। तो इन्होंने अपना जो नाभिकीय मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया, उसमें अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। अल्फा प्रकीर्णन का मतलब इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली जिसकी मोटाई कितनी थी 0.0004 सेंटीमीटर, यानी वेरी 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 थिक, वेरी 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 थिन, बहुत 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 पतली पन्नी। अब उस पन्नी में जैसे मान लीजिए ये इन्होंने पन्नी ली, ठीक है, ये एक पन्नी हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, हम थोड़ा सा अलग से समझा देते हैं। ये हमने एक पन्नी ली, इस पन्नी में बहुत सारे एटम्स होंगे, चूँकि ये तो सॉलिड है ना, तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। ये देखिए ये सब बहुत सारे एटम होंगे, एकदम पास पास, क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग, एकदम सटे हुए पास पास, एकदम पास पास। तो लेकिन हमने यहाँ पर केवल एक परमाणु को कंसिडर किया है, एक परमाणु को कंसिडर किया है। अब देखिए इस पर जब अल्फ़ा कणों की बौछार की जाती है, ये अल्फ़ा कण क्या होते हैं, अल्फ़ा किरणें, ये अल्फ़ा किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकाली जाती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने आप टूट कर अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकालते हैं। तो बीटा और गामा किरणों को रोक दिया जाता है और अल्फ़ा किरणों को इस पर
डाला जाता है, अल्फ़ा किरणों की बौछार की जाती है। ये अल्फ़ा किरणें धन आवेशित अल्फ़ा कणों से मिलकर बनी होती है, यानी ये जो अल्फ़ा किरणें हैं ये धन आवेशित होती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें ज़्यादातर किरणें क्या हैं, सीधी चली जा रही हैं, ये सीधी चली जा रही, और यहाँ सामने की तरफ हमने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा रखी है। इस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड नामक केमिकल की पॉलिश की हुई है। अब इस केमिकल की खासियत क्या है कि जब इस पर कोई लाइट पड़ती है तो ये चमकता है, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम ये बताते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या हो रहा है। देखिए ज़्यादातर रेज जो है सीधी चली जा रही, कुछ किरणें जो हैं वो छोटा कोण बनाते हुए यानी न्यून एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं इस तरह से, और बहुत 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 कम किरणें, नगण्य किरणें ये सीधी टकराती हैं, बीचों बीच में जाती हैं सीधे और सीधे वापस आ जाती हैं, यानी 180 डिग्री से सीधा वापस आ जाती हैं। तो अपने इस प्रयोग से इन्होंने देखा और ये कहा कि ये जो चीज़ें इन्होंने ऑब्ज़र्व की, तो लाइट जो इस पर पड़ रही है स्क्रीन पर ये जगह जगह चमक पैदा कर रही दूर दूर तक। ये बीच का जो हिस्सा है ये देखिए यहाँ पर कोई चमक नहीं है, यहाँ पर कोई चमक नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई बहुत ही ठोस चीज़ है जिसके कारण ये किरण इसको पार करके नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पर शेड छाया बनी हुई है लेकिन इधर चमक पैदा हो रही है इसमें। तो इस बेस पर, इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, निरीक्षण किया और क्या क्या निष्कर्ष निकाले ज़रा उसको समझते हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, क्या क्या देखा इन्होंने। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इन्होंने ये देखा कि अधिकांश अल्फ़ा कण सीधे चले जाते हैं, अधिकांश अल्फ़ा कण सीधे चले जाते हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि इसका ज़्यादा यानी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा पॉइंट देखिए जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज या कुछ कण छोटा कोण यानी न्यून कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं। अब न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम, 0 से ज़्यादा और 90 से कम, न्यून कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और बहुत 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 कम कण 180 डिग्री पर टकराकर सीधा वापस आ जाते हैं, सीधा वापस आ जाते हैं, यानी कोई रेज किरण आ रही है ऐसे और टकरा कर सीधे वापस आ रही। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई बहुत ठोस, बहुत ही हार्ड, बहुत ही टफ चीज़ होगी जिससे टकरा कर ये वापस आ जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने अपना रिजल्ट दिया। रिजल्ट में क्या कहा इन्होंने, देखिए वैसे तो बुक में आप किताब में तो कई रिजल्ट दिए हैं, लेकिन जो मेन मुख्य हैं वो आप देख लीजिए। परमाणु का समस्त धनावेश यानी परमाणु में जितना भी प्रोटॉन है वो सब का सब उसके केंद्र में स्थित होता है। समस्त धनावेश केंद्र में स्थित होता है, मध्य में स्थित होता है, जिसको इन्होंने मध्य में स्थित होता है, और ये बहुत ही कठोर और बहुत छोटे जगह को ऑक्यूपाई करता है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक। ठीक है, क्या नाम दिया, नाभिक। यानी परमाणु का सारा धनावेश केंद्र में स्थित होता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो खाली जगह, खोखली जगह है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्योंकि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। जैसे हम छोटी सी एक कल्पना कर लें, अगर हम किसी एक बटन को नाभिक मान लें, तो बटन से 4000 5000 किलोमीटर दूर तक का जो एरिया है वो उसका इलेक्ट्रॉनों का एरिया होगा। यानी जो परमाणु का रेडियस होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, उसका रेडियस परमाणु की तुलना में बहुत बहुत कम होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बटन को नाभिक मान लिया जाए तो परमाणु जो है वो 4-5 किलोमीटर रेंज तक होगा। ठीक है, समझने के लिए समझ लीजिए। अगर हम इसके रेडियस की बात करें, साइज की बात करें, तो जो परमाणु का रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ परमाणु का रेडियस यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। और एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसके कंपैरिजन में
एटम का रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पूरे परमाणु में न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटा सा भाग होता है जहाँ पर उसका सारा का सारा प्रोटॉन स्थिर होता है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, अब चूँकि न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज है और जो अल्फा कण है वो भी हमारी पॉजिटिव चार्ज की बनी हुई है, तो जब ये इसके पास आता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। हमने आपको पहले भी समझाया था कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर ढकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब अल्फा कण नाभिक के पास जाता है तो चूंकि ये भी धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है, तो ये इसको पूरी तरह से डिफ्लेक्ट कर देता है, इसको डिफ्लेक्ट कर देता है 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो समझ में बात आ गई। परमाणु के बीच में क्या होता है, उसका सारा का सारा मास होता है, ठोस भाग होता है जो प्रोटॉन का बना हुआ होता है। ठीक है, बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और ये बताया गया कि न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। अब ये जो मॉडल था ये काफ़ी दिनों तक कामयाब रहा, वैज्ञानिकों ने इसको बहुत सराहा, लेकिन इस मॉडल में एक बहुत ही बड़ी कमी निकली। कमी ये निकली कि बहुत से आलोचकों ने, वैज्ञानिकों ने ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, जो समय के साथ इसका टाइम के साथ इसका जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होता रहता है। तो ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो मोशन की बात छोड़िए, आप ये देखिए, अगर नाभिक के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जब ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जब ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो जब कोई सिस्टम वर्क करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो आलोचकों ने यही बात कही कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी ख़त्म हो जानी चाहिए और ये न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। आलोचकों के अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार घटती जाती है और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है। लेकिन क्या ये संभव है? जब एक प्रोटॉन का अस्तित्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों से होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे तो क्या प्रोटॉन का अस्तित्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। यानी ये चीज़ संभव नहीं है। इस बात को जे थॉमसन समझा नहीं पाए कि परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है, ऐसा क्यों होता है, इस बात को वो किसी को समझा नहीं पाए। यही इनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी और इस कमी में इन्होंने परमाणु के स्थायित्व को ये नहीं समझा सके थे, परमाणु के स्थायित्व को ये नहीं बता सके थे। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, रदरफोर्ड का मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनकी जो कमी है यही सबसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रदरफोर्ड मॉडल की जो कमी थी, ब्लंडर, वो क्या था। तो वो यही नहीं समझा पाए। वो तो इन्होंने बता दिया कि बीच में नाभिक होता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बट ये नहीं समझा पाए कि इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, वो घूमते हुए नाभिक में गिरते नहीं हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका अगला भाग जो है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। कल ही हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी देंगे। थोड़ा सा ये देख लीजिए इसके नेक्स्ट वीडियो का, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2 के नाम से। ये देखिए पार्ट 2, अगला वीडियो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2 के नाम से रहेगा, जिसमें इसका शेष बचा हुआ भाग, यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल जो इसके बाद आया था, नील्स बोर का मॉडल। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, संयोजकता क्या होता है, परमाणु से आयन का निर्माण किस तरह से होता है, आयन्स कैसे बनते हैं, इन सभी बातों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगले वीडियो तक आप सभी को गुड डे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।